नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th का पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम अध्ययन कर रहे थे मौर्य काल का। मौर्य काल हमने पढ़ा था 322 से लगाकर 184 BC। हमने इसमें प्रमुख शासकों का अध्ययन कर लिया था और शासकों में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था। और अशोक के बारे में हमने पढ़ा था कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद युद्ध घोष की नीति को त्याग दिया और युद्ध घोष की नीति को त्याग कर उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म क्या था, और दूसरा पढ़ेंगे आज हम अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेख, इन दोनों का अध्ययन हम करेंगे आज। सबसे पहले पढ़ते हैं अशोक का धम्म। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि यह धम्म क्या है, अशोक ने इसे क्यों लागू किया, क्यों बनाया, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, क्यों लागू किया है क्या, और अशोक ने इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया, और अंत में पढ़ेंगे कि ये धम्म सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। तो हम अध्ययन करते हैं अशोक का धम्म। सबसे पहले पढ़ते हैं कि धम्म है क्या। धम्म क्या है। सिंपल सी अगर प्रश्न बनता है कि धम्म की परिभाषा बताइए, तो धम्म की परिभाषा क्या होगी। धम्म, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक नियमों, अपनी प्रजा के लिए नैतिक नियमों की एक संहिता तैयार की। नैतिक नियमों की संहिता तैयार की जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। ये हो गया धम्म क्या है। क्या है, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक नियमों की संहिता तैयार की जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक नियम बनाए। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक नियम बनाए और इन नैतिक नियमों को ही अभिलेखों में धम्म कहा गया। नैतिक नियमों को ही अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के दूसरे एवं सातवें स्तंभलेख, दूसरे और सातवें स्तंभलेख में इसकी परिभाषा दी हुई है। अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभलेख में इसकी परिभाषा दी हुई है। किसकी परिभाषा दी हुई है? धम्म की परिभाषा दी हुई है कि धम्म क्या है और अशोक ने धम्म को क्यों लागू किया, क्या कारण था। तो सामान्य तौर पर हम देखें धम्म क्या है। अशोक के द्वारा अपनी प्रजा के लिए नैतिक नियमों की, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रजा का उद्देश्य प्रजा के नैतिक उन्नति, प्रजा की नैतिक उन्नति हेतु, प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए उसने धम्म का निर्माण करवाया। यानी वो चाहता था कि प्रजा
नैतिक रूप से उन्नत हो, एक दूसरे के लिए सहयोग करें, एक दूसरे के लिए काम करें, इसलिए उसने इस धम्म की स्थापना की और स्थापना करके प्रजा की नैतिक उन्नति करना चाह रहा था। अब आता है कि अशोक ने धम्म को क्यों लागू किया, कारण क्या था। हमने पढ़ा था कि अशोक ने अपने जीवन में बड़ा युद्ध एक ही लड़ा था, कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को प्रारंभ कर लिया था। यानी अशोक अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से अपना विकास करना चाह रहा था, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था और अपनी प्रजा में उन्नति करना चाह रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व के माध्यम से, इस बात को ध्यान में रखते हुए अशोक ने अपने प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए इस धम्म का निर्माण करवाया। अब इस धम्म की विशेषताएं क्या है, किसे हम अशोक का धम्म कहेंगे, तो देखिएगा विशेषताएं ध्यान रखना है विशेष रूप से। अशोक के धम्म की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है प्रजा के लिए अशोक ने अपना धम्म लागू किया, साधु स्वभाव होना। अशोक के धम्म की विशेषताएं साधु स्वभाव होना। दूसरा, कल्याणकारी कार्य करना। कल्याणकारी कार्य करना। तीसरा, पाप रहित होना। चौथा, व्यवहार में मृदुलता लाना। व्यवहार में मृदुलता लाना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुलता लाना, प्राणियों का वध न करना, प्राणियों का वध न करना। इसके साथ साथ माता पिता एवं बड़ों का आदर करना। माता पिता एवं बड़ों का आदर करना। मित्र, परिचित, सगे संबंधियों मित्र, परिचित, सगे संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार करना। आदि ये धम्म की विशेषताएं हैं। यानी अशोक ने ये कहा कि हम अपनी प्रजा के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक उन्नति के लिए एक संहिता लागू कर रहे हैं, जिसकी विशेषता यह है साधु स्वभाव का होना। यानी प्रत्येक व्यक्ति साधु स्वभाव का होगा, सरल स्वभाव का होगा, जिसमें सादा जीवन, उच्च विचार, अपना आदर्श रखेगा। कल्याणकारी कार्य करना, यानी ऐसे काम करेगा जो कल्याणकारी हो, यानी लोगों के कल्याण के लिए परोपकार की भावना रखकर काम करेगा। पाप रहित होना, यानी बिल्कुल भी अब प्रजा कोई पाप नहीं करेगी तो उसको सजा दी जाएगी, उसको सम्माफ नहीं किया जाएगा। व्यवहार में मृदुलता लाना, यानी अपना व्यवहार मृदुल यानी मीठा व्यवहार रखना, सभी प्रति सम्मान व्यवहार रखना। प्राणियों का वध न करना, ऐसा माना जाता है कि अशोक से पहले मौर्य काल में बहुत सारे प्राणियों का वध किया जाता था, चाहे राज भोजनशाला हो या अन्य स्थान पर हो, प्राणियों का वध किया जाता। लेकिन धम्म के माध्यम से उन्होंने कहा कि प्राणियों का वध नहीं किया जाएगा, और इस बारे में उसने अपने आगे पढ़ेंगे क्रियान्वयन के दौरान कि अभिलेख में भी ये बात उल्लेखित करवाई कि कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी का वध नहीं करेगा,
सभी लोग शाकाहारी जीवन जिएंगे और प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखेंगे। माता पिता बड़ों और गुरु का आदर करना, माता पिता गुरु एवं बड़ों का आदर करना, यानी अपने माता पिता का, अपने गुरु का और बड़ों का सम्मान करना, आदर करना। मित्र हमारा परिचित है या सगे संबंधी है, उनके प्रति हमें उचित व्यवहार करना, यही धर्म के प्रमुख नियम है, धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी धर्म क्या की विशेषताएं। अब आता है इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ। क्रियान्वयन की बात करें हम या धर्म को बारे में अन्य बातों की हम बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले धर्म कहाँ पर हुआ। तो अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से इस धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख, इनके माध्यम से इस धर्म का प्रचार करना शुरू किया, यानी धर्म का प्रचार किया ताकि लोग इस धर्म के प्रचार को, धर्म को देख सकें और उसके अनुसार आचरण कर सकें। सबसे पहले बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख ये पढ़ेंगे, उन्होंने क्रियान्वयन किस प्रकार से किया। क्रियान्वयन बाबरू शिलालेख बैराट जयपुर में है। यहाँ पर अशोक ने धर्म का उल्लेख मिलता है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। बाबरू शिलालेख जो बैराट जयपुर में है, यहाँ से हमें बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख मिलता है। यानी इसके अनुसार अशोक के समय यहाँ पर त्रिरत्न थे और अशोक ने धम्म का उल्लेख यहाँ पर करवाया। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण का पता भी हमें इस अभिलेख के माध्यम से भी चलता है। ग्रहण की जानकारी प्राप्त होती है, यानी बौद्ध धर्म अशोक ने जो ग्रहण किया था उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख है। सांची और सारनाथ के जो लघु स्तंभ लेख है, इनसे भी हमें पता चलता है कि अशोक, क्योंकि इन स्तंभ लेखों में अशोक ने क्या किया, संघ में फूट डालने वालों को दंड का प्रावधान किया। संघ में फूट डालने वालों को दंड का प्रावधान किया और कहा कि जो भी फूट डाल रहे हैं, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, दोनों को बहिष्कृत कर दिया जाए। बहिष्कृत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि संघ में फूट डालने वाले, चाहे वो भिक्षुणी हो, भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, उनको बहिष्कृत कर दिया जाए। यह कहा सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख, इलाहाबाद यूपी के अंदर स्थित है। इसके अलावा प्रथम शिलालेख जिसमें उन्होंने कहा था पशु पक्षी वध निषेध कर दिया गया। पशु पक्षी वध निषेध कर दिया गया, यानी राजकीय भोजनशाला में भी अब किसी पशु या पक्षी का वध नहीं किया जाएगा। अशोक ने धम्म को लागू करते हुए कहा, 3 प्रमुख अभिलेखों में धम्म को लागू किया। बाबरू शिलालेख के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धम्म और संघ का उल्लेख किया। सारनाथ सांची के लघु स्तंभ लेख में उन्होंने कहा कि फूट डालने वालों को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और प्रथम शिलालेख अशोक का मिलता है, उसमें अशोक कहता है
कि पशु पक्षियों का वध निषेध, यानी राजकीय भोजनशाला में पशु पक्षियों का वध नहीं किया जाएगा। राजकीय और प्रजा से भी, राजकीय भोजनशाला में, राजकीय भोजनशाला और प्रजा के लिए भी ये कहा गया कि आप पशु पक्षियों का वध नहीं करेंगे। ये तो क्रियान्वयन। इसके बाद अशोक ने कुछ और तरीके अपनाए जिसके माध्यम से वो धम्म का प्रचार कर सकें। ये तो थे अभिलेखों के माध्यम से। अभिलेखों के अलावा भी अशोक ने कुछ तरीके अपनाए जिनके माध्यम से वो धम्म का प्रचार कर सके। अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि जिससे लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि परोपकार, लोक कल्याण, सहिष्णुता, अहिंसा ये अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं थी। लोक कल्याण, अहिंसा, परोपकार। ये अब आता है कि इसके अलावा अशोक ने क्या किया। इसके अलावा सबसे पहली चीज आती है धम्म यात्रा। धम्म यात्रा यानी ये धम्म यात्रा क्या थी, क्योंकि सीधा प्रश्न आता है कि टिप्पणी लिखें धम्म यात्रा क्या थी, धम्म मात्र क्या था, अनुसंधान अधिकारी कौन थे। तो धम्म यात्रा क्या थी? अशोक से पहले शासक विहार यात्रा पर जाते थे, विहार यात्रा पर जाते थे। विहार यात्रा क्या थी? विहार यात्रा का मतलब था घूमने के लिए, घूमने के लिए। और घूमने के लिए कहाँ जाते थे? जंगल में, नदी के किनारे, और वहाँ जाकर वे घूमते थे। घूमने के साथ साथ पशु पक्षियों का शिकार करते थे। इस प्रकार विहार यात्रा थी। अशोक ने क्या किया, इस विहार यात्रा के स्थान पर, विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की। विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की। अब धम्म यात्रा क्या थी? अशोक ने से पहले शासक विहार यात्रा पर जाते थे घूमने के लिए, और वे उसमें शिकार के लिए जाते, घूमने के लिए, शिकार के लिए। लेकिन विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की, यानी अब शासक क्या करेगा? धम्म यात्रा करेगा, यानी शासक प्रजा के बीच जाएगा, तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से मिलेगा, उसके सुख दुख जानेगा, मिलेगा तथा धम्म का प्रचार करेगा। ये कहा गया धम्म यात्रा में। प्रजा के पास जाएगा, प्रत्येक रूप से प्रजा से मिलेगा और धम्म का प्रचार करेगा। ये कहा गया था इस धम्म यात्रा में। अशोक का धम्म अपनी प्रजा के लिए नैतिक मूल्यों की संहिता तैयार की, धम्म कहा गया। और धम्म यात्रा क्या थी? अशोक से पहले शासक जो थे वो विहार यात्रा पर जाते थे। कहाँ पर जाते थे? विहार यात्रा पर। लेकिन अब अशोक ने क्या किया, इस विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ कर ली। विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ कर ली, और धम्म यात्रा प्रारंभ करके उन्होंने कहा कि अब राजा विहार करने नहीं जाएगा, घूमने नहीं जाएगा, अब जनता के पास जाएंगे, प्रजा के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका सुख दुख जानेंगे और धम्म का प्रचार करेगा धम्म यात्रा के माध्यम से। दूसरी इसमें आती है, वो आता है अनुसंधान अधिकारी। अनुसंधान अधिकारी से हम या अनुसंधान, ये क्या होते थे? अशोक ने प्रजा के
प्रजा की समस्याओं को राजा तक पहुंचाने के लिए अशोक ने प्रजा की समस्याओं को राजा तक पहुंचाने के लिए राजुक युक्त प्रादेशिक तथा प्रतिवेदक नामक अधिकारी नियुक्त किए। अधिकारी नियुक्त किए। अशोक ने प्रजा की समस्याओं को राजा तक पहुंचाने के लिए राजुक युक्त प्रादेशिक और प्रतिवेदक, ध्यान रखना, 4 अधिकारी नियुक्त किए जो राजा की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को राजा तक पहुंचाते तथा जनता पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। उन्हें बाद में न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर लिए गए। ये जनता से कर लेना, जनता से समस्याओं का समाधान करना, ये सारे अधिकार सौंपे गए और इन अधिकारियों को अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया। इन अधिकारियों को लेखों में अनुसंधान कहा गया। अनुसंधान कहा गया, ये प्रमुख है। अनुसंधान किसे कहा गया? तो प्रजा की समस्या को राजा तक पहुंचाने के लिए अशोक ने राज्य युक्त और प्रादेशिक की नियुक्ति की और इसके साथ साथ धर्म का प्रचार करने भी कह सकते हैं। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी इन अधिकारियों की नियुक्ति की और इन्हें लेखों में अनुसंधान कहा गया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी आता है धम्म महामात्र। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी आता है वह आता है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। अशोक ने इस अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष इस अधिकारी की नियुक्ति की, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इसके कार्य कौन कौन देखिएगा। इसके कार्यों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कार्य था धम्म का प्रचार करना। धम्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता के लिए लोगों को प्रेरित करना, लोगों को प्रेरित करना, कल्याणकारी काम करना, दानशीलता के लोगों को प्रेरित करना, धम्म का प्रचार करना तथा कारावास से कैदियों को मुक्त करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना, तथा आर्थिक सहायता करना, यानी गरीब लोगों की
आर्थिक सहायता करना। ये प्रमुख काम थे धम्म महामात्र के। ध्यान रख लेना, धम्म महामात्र क्या था? सिंपल सी बात ध्यान रखना, अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे धम्म महामात्र कहा गया। और इस अधिकारी का काम क्या था? धम्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना एवं दानशीलता के लोगों को प्रेरित करना कि अधिक से दान करें, कारावास से जो कैदी है उनको मुक्त करना, उनकी सज़ा कम करना या उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता करना, ये सारा काम धम्म महामात्र करता था। और धम्म महामात्र अशोक को हर 5वें वर्ष एक रिपोर्ट प्रतिवेदन देता था कि राज्य में कौन कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए। और धम्म महामात्र प्रत्यक्ष रूप से अशोक से मिल सकता था और मिलकर जनता की समस्याओं को अशोक को बता सकता था। ये तो था धम्म का क्रियान्वयन अशोक ने किस प्रकार से किया। अब आता है कि ये धम्म अशोक का कहाँ तक सफल हुआ या नहीं हुआ। अशोक के धम्म जिसको वर्तमान में ध्यान रखकर बनाया गया, ध्यान रखना, क्योंकि अशोक के धम्म का महत्व आज भी है। अशोक के धम्म का महत्व आज भी हमारे जीवन में है, क्योंकि आज भी हमें नैतिक उन्नति के लिए अशोक के धम्म की विशेषताओं का पालन हम करें तो आज भी हमारा नैतिक उन्नति हो सकती है। अशोक का धम्म सफल भी हुआ और सफल नहीं भी हुआ, दोनों बातों को ले सकते हैं हम। सफल कैसे हुआ? सफल तो ऐसे हुआ कि अशोक ने आने वाले शासकों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि शासक उस राह पर चलकर अपनी प्रजा का उत्थान कर सकते हैं, प्रजा को स्वस्थ, सुखी, संपन्न रख सकते हैं। और असफल हुआ, असफल इसलिए हुआ क्योंकि अशोक के बाद के जो शासक थे वो योग्य नहीं थे, और योग्य नहीं होने के कारण वे अशोक के धम्म का सही तरह से क्रियान्वित नहीं कर सके, और क्रियान्वयन नहीं करने के कारण अशोक का धम्म असफल हो गया। ये सफल भी हुआ और असफल भी हुआ, दोनों में तर्क हमें ध्यान रखना है। अशोक के धम्म और अशोक के धम्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो आती है अशोक के अभिलेख। अशोक के धम्म और धम्म के बाद आता है अशोक के अभिलेख। कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे और किस प्रकार अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपना शासन चलाया। अशोक के अभिलेख जाने, अशोक के अभिलेख। जहाँ तक अभिलेखों की चर्चा करें हम तो ये मानेंगे अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलाया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलाया। अभिलेखों के माध्यम से चलाया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलाया। अशोक को यह प्रेरणा मिलती है ईरानी शासक दारा प्रथम, या हम लेंगे डेरियस प्रथम से। अशोक को ईरानी शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के आधार पर उसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलाया। अभिलेख क्या है? अभिलेख का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर लिखना, और अशोक ने मूलतः शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, लघु शिलालेख, गुहालेख, इनके माध्यम से अपना शासन चलाया। यानी अशोक ने अपनी जो राजा की आज्ञाएं थी वो आज्ञाएं किसी पत्थर पर, शिला पर खुदवाई और खुदवा कर गांव, चौराहे, जहाँ भी अशोक जगह थी वहाँ पर वो लगा दिए गए। और उन सब में जनता के कर्तव्य क्या है, अधिकारियों के कर्तव्य क्या है, राजा के कर्तव्य क्या है, या राजा की योजनाएं क्या क्या है, उन सभी योजनाओं को उनके ऊपर लिखा जाता था और लिखकर वे लगाई जाती ताकि आम जनता उन्हें पढ़ सकें और पढ़कर अपने कर्तव्य क्या है,
अपने अधिकार क्या है इनके बारे में जान सकें, इसीलिए अशोक ने अपना शासन इनके माध्यम से चलाया। जहाँ तक अशोक के शिलालेखों की बात की जाए तो 1750 ईस्वी में टिफलेंतर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की। अशोक के अभिलेखों की खोज की 1750 ईस्वी में टिफलेंतर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की कि अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने इसे सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। खोज की टिफलेंतर ने और पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। अब आता है कि अशोक के अभिलेख शिलालेख क्या है। तो बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की। सबसे पहले बात करते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14 और वे हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए। शिलालेखों की संख्या है 14 और हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी 14 शिलालेख है, 8 जगह है। 8 जगह का मतलब है 8 जगह पर पत्थर लगाया गया और उस पत्थर में 14 लाइन लिखी गई, जिसे हम कहेंगे एक लाइन को हम एक शिलालेख कहते हैं। इसलिए 14 लाइन और 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है, अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि शिलालेख क्या है, अभिलेख क्या है। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर लिखना। चाहे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, यह भी अभिलेख है। चाहे मैं पत्थर पे लिख रहा हूँ, यह भी अभिलेख है। चाहे मैं शिला पे लिख रहा हूँ, यह भी अभिलेख है। चाहे किसी स्तंभ पर लिख रहा हूँ, यह भी एक अभिलेख है। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर लिखना। चाहे अपन बर्तन पर क्यों ना लिखें, मूर्ति पर क्यों ना लिखें, या किसी वस्तु पर लिखते हैं हम, उसे हम कहेंगे अभिलेख। उस अभिलेख के अलग अलग भाग हैं, जिसमें सबसे पहला भाग आता है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है सीधी राजमहल की पहाड़ियाँ से शिला उठाई और उस शिला के ऊपर लिख दिया, उसे हम कहेंगे शिलालेख। यानी राजमहल की पहाड़ियों से एक ही पहाड़ियाँ, जिससे एक ही पत्थर, चुनार के पत्थर, वहाँ से उन्होंने शिला उठाई और उस शिला के ऊपर अशोक ने अपने आदेशों को लिखवा दिया और उसे लिखवा कर उसने बड़े शिलालेख से कहेंगे 8 स्थानों पर लगवा दिया। लिखवाकर 8 स्थानों पर लगवा दिया गया और लगवाकर वहाँ की प्रजा उन्हें देखकर अपना कर्तव्य और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा कुछ अभिलेख खरोष्टी में भी है। खरोष्टी में है मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी। ये दो अभिलेख जो अशोक के हैं, ये लिखे गए हैं खरोष्टी लिपि में। इसके अलावा अशोक का एक और अभिलेख मिलता है सार ए कुना, ये मिलता है कंधार में, और ये दोनों मिलते हैं पाकिस्तान। ये कंधार अफगानिस्तान। ये अभिलेख मिलता है द्विभाषिक। अशोक का ये अभिलेख हमें द्विभाषिक मिलता है, यानी इसकी 2 भाषाएं हैं, ये ग्रीक एवं अरेमेइक इस लिपि में लिखा गया है। ग्रीक और अरेमेइक लिपि में लिखा गया है। जबकि भारत में जितने भी अभिलेख मिलते हैं उन सभी की लिपि जो है या भाषा जो है वह है ब्राह्मी लिपि। भारत में सभी ब्राह्मी लिपि में है। पाकिस्तान में 2 मिलते हैं खरोष्टी लिपि के अंदर,
और द्विभाषी किन 2 भाषा में मिलता है, ग्रीक और अरेमिक। ये मिलता है सारेकुना कंधार के अंदर, जो द्विभाषा में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख 14 लाइन है, 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। हमें वो स्थानों की अगर बात करें तो कुछ मैं बता दूं आपको। गिरनार गुजरात में, मास्की, गुर्जरा, गिरनार, मनसेरा, साबसगाड़ी, सारेकुना कंधार, एरारगुड़ी, इस प्रकार के जो लेख है इनसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम अशोक के स्तंभ लेख की बात करें। अशोक के स्तंभ लेख, स्तंभ लेखों की कुल संख्या जो है वो है 7। कुल संख्या जो है वो है 7 और हमें 6 स्थानों से ये स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। कुल संख्या जो है वो है 7 और 6 स्थानों से हमें ये प्राप्त होते हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो दूसरा स्तंभ लेख है अशोक का दूसरा स्तंभ लेख, और इस दूसरे स्तंभ लेख में यूनानी शासक एंटियोकस, यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख हमें इससे प्राप्त होता है। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख से यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय। प्रश्न सीधा बनेगा, अशोक के समकालीन यूनानी शासक कौन था? तो अशोक के समकालीन यूनानी शासक था एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा इन अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि श्रीलंका के राजा तिस, सिंहल द्वीप प्राचीन नाम था सिंहल द्वीप और वर्तमान नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के राजा था तिस और तिस ने अशोक को आमंत्रित किया, अशोक को अपने राज्याभिषेक पर आमंत्रित किया। राज्याभिषेक पर आमंत्रित किया। अशोक ने जाकर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा, आमंत्रित किया। महेंद्र एवं संघमित्रा, अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए तथा वहां पर बौद्ध धर्म व धम्म का प्रचार किया। ध्यान रखना, यहां पर अशोक के अलावा एकमात्र विदेशी शासक था जिसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर, श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की। श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की और इस उपाधि के माध्यम से ही उन्होंने अपने सिंहल द्वीप में धम्म का प्रचार और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी जानकारी हमें प्राप्त होती है।